साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों गत कक्षा में हमारे संधि के प्रकरण में व्यंजन संधि पूरी करने के बाद अगला विसर्ग संधि की एक कक्षा हुई थी और अब आज बाकी बचे हुए कुछ नियम विसर्ग संधि के और विशिष्ट उदाहरणों की चर्चा करते हुए आज हम अपने संधि प्रकरण को अंजाम तक ले जाएंगे और संधि प्रकरण को पूरा करेंगे। तो साथियों चलिए हम आज अपनी संधि प्रकरण की अंतिम कक्षा को लेकर चर्चा करेंगे जिसमें विसर्ग संधि के कुछ नियम और विशिष्ट उदाहरणों की चर्चा रहेगी और इसके साथ हम संधि को पूर्ण करते हुए अपने शब्द निर्माण की अगली कोटि की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों संधि का विसर्ग संधि का जो अगला नियम है, संख्या मुझे याद नहीं रही है कि कौन से नियम की आपको अंतिम संख्या लिखवाई, तो आपको सिर्फ नियम ही ध्यान रखना है और आगे आप अगर नोट करते रह रहे हैं तो नियम अपने हिसाब से नियम का नंबर लगा देना। सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सा नियम पहले पढ़ा जाए कौन सा बाद में पढ़ा जाए। महत्वपूर्ण चीज क्या रहती है कि विकार किस टाइप से हुआ, शब्द का विग्रह हम किस प्रकार कर सकते हैं और पहचान कैसे होगी किस शब्द विशेष में कौन सी संधि पाएगी। चलिए तो आज के जो नियम के हैं जो उदाहरण मैं पहले आपके सामने रखता हूं कि कौन कौन से विशिष्ट उदाहरण हैं, जिसके बाद हम उससे नियम की ओर जाने की कोशिश करेंगे। साथियों देखिए पहला हमारा उदाहरण है निष्काम। एक है निष्कलंक। अब ऐसे कई और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे निष्कंटक हो सकता है, निष्कलम हो सकता है, ऐसे उदाहरण इसके जैसे और हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे स है और यहाँ पर क है, इस टाइप के और उदाहरण हमारे सामने हो सकते हैं। कुछ उदाहरण और देखिए आप, दुष्परिणाम। एक उदाहरण देखिए निष्फल। ये सब के सब विसर्ग संधि के उदाहरण है और कौन से नियम के तहत ये बने हैं उनकी चर्चा हमारे द्वारा इस सेशन में की जाएगी। तो देखिएगा निष्काम जो पहला संधि युक्त शब्द है, संधि युक्त पद है, इसका विच्छेद अगर विग्रह हम करें तो इस प्रकार होगा निह और काम। अगर निष्कलंक का करें तो फिर भी इसी टाइप रहेगा निह और कलंक। अब दुष्परिणाम का करते हैं, देखिए दुह और परिणाम, फल स्वरूप हमारे सामने आता है दुष्परिणाम। अगला एक आप निष्फल देखिए, निह और फल। अब देखिए आप नियमों की तरफ जाते हैं कि नियम इससे किस प्रकार निकल कर आता है। तो उत्तर वर्ण के रूप में हमें एक तो क देखने को मिला है, एक फ और एक प, तीन मिले हैं और विसर्ग तो अपने साथ मिला ही है। अब यहां से विसर्ग के साथ कुछ विशेष नियम जुड़ने वाले कि कौन सा विशिष्ट स्वर विसर्ग के साथ रहे कि एक विशेष प्रकार का जो है विकार अपने को देखने को मिले। तो यहाँ पे पहले नियम में क्या होगा कि अ और आ के अलावा स्वर रहना चाहिए। अ या आ के अलावा कोई भी स्वर, अलावा स्वर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अ या आ के साथ स्वर रहते हुए निश्चित उत्तर वर्ण रहते हैं तो उसका विग्रह जो है विकार एक अलग प्रकार का होगा, जो हम इससे जस्ट अगले नियम में बताएंगे आपको। तो या अ या आ के अलावा स्वर के साथ विसर्ग रहे, ये रहना चाहिए पूर्व पद, ठीक है। और उत्तर पद के रूप में क्या रहना है, तो उत्तर पद के रूप में या तो क या ख या प या फिर फ, ये कि उत्तर वर्ण पूर्व वर्ण जो है स्वर के साथ तो रहता ही, उसमें स्वर कौन से रहने चाहिए, तो कोई भी रहे, चाहे अ या आ के अलावा होने चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये होंगे तो फिर एक नए प्रकार का विग्रह होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे दूसरे नियम में, जिसमें क्या होगा कि अगर अ या आ के साथ विसर्ग लगा के उत्तर वर्ण में क ख प रहता है तो विसर्ग अपनी जगह पर वैसा ही वैसा रह जाता है, वो एक अलग चीज है। और इसमें देखो कि अ या आ के अलावा स्वर के साथ अगर विसर्ग रहता है तो विसर्ग किस में चला जाता है, यहाँ आप देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पे विसर्ग फिर मूर्धन्य सकार में चला गया है। ये जो है नियम। अब देखिए इसमें इसमें जो है अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस समय आदेश हो जाएगा, इस समय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके देखिए आप विग्रह करके कि निह और कलंक, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। निष्कलंक, निष्कंटक, निष्काम, निष्कलंक और निष्कंटक, तीनों एक सीरियल से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, निष्कंटक, निष्कलंक और निष्काम। और ये दोनों तो शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। दुष्परिणाम है, निष्फल है, चतुष्कोण है। चतुष्कोण का किस प्रकार संधि करेंगे, तो चतुः कोण। अब इसमें देखिए प्रत्येक संधि के विग्रह के उदाहरण में पूर्व पद के साथ जो स्वर है वो अ या आ के अलावा है। अ या आ के अलावा कोई भी स्वर पूर्ण वर्ण के साथ पूर्व वर्ण के रूप में मतलब कि विसर्ग के साथ रहे और उत्तर वर्ण क ख प या फ के में से कोई भी रहे, तब उसमें विसर्ग किस में चला जाएगा, छ में। इसके अलावा अपने के सामने कोई भी इसका विकार देखने को नहीं मिलेगा। ये इसके विशेष उदाहरण है और आपके इस टॉपिक को आपको क्लियर करने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको करने के लिए देता हूं, जो आप स्वयं करके देखिए किस प्रकार इसका नियम निकल कर आपके
सामने आता है। जैसे एक शब्द है निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के कोई कार्य किया जाना। एक शब्द है निष्क्रिय, सक्रिय का विलोम शब्द है, जब क्रियाशील नहीं रहते हैं तब हमारे सामने निष्क्रियता जैसा शब्द आता है निष्क्रिय। इसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत ले जाने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन इस पर हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर इसमें व्यंजन संधि की तरह निष् और क्रिय कहा जाता है तब भी इसमें व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। लेकिन जब व्यंजन और विसर्ग संधियों के बीच में टकराव होता है तो हम प्राथमिकता हमेशा से कहते आ रहे हैं किसको देंगे, विसर्ग संधि को देंगे, क्योंकि विसर्ग संधि मूल रूप से संधियों की शुरुआत करती है। यहीं से निष् बनता है विसर्ग का और उसके बाद इससे अगले प्रकार का कोई अन्य शय बनता है। तो देखिए अगले और उदाहरण हमारे सामने क्या हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकता है, निष्प्रयोजन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण देता है आविष्कार। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, उसका गलत रूप होता है आविष्कार। अब इसमें आविष्कार है, आ को दीर्घ मात्रा का ध्यान रखना। आविष्कार किस प्रकार बनता है, तो आविह कार, आविह कार से बनेगा आविष्कार। पूर्व वर्ण में ई है जो कि अ या आ के अलावा है, उत्तर वर्ण का है जो कि नियम को फॉलो करता है। इस प्रकार यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। इस प्रकार इसके कुछ उदाहरण देते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करके देखिए कि नियम किस प्रकार लागू होता है। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है हमें, और नया नियम हमारे सामने जो निकल कर आता है उसमें क्या होगा, इसको आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें अ या आ के साथ अलावा नहीं, सिर्फ इतना ही बदलना है कि अ या आ के साथ विसर्ग, अ या आ के साथ विसर्ग, अ या आ के साथ अगर विसर्ग रहता है और उत्तर वर्ण क ख प प रहता है तो इसमें कौन सा जो है परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा, उसके लिए आप उदाहरण देखिए। या हमें नियम पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि उस नियम में इसमें थोड़ा परिवर्तन है ही नहीं, थोड़ा मतलब अंतर कम है। अब देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से। इसका उदाहरण आप देखिए अधह पतन, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की है। एक शब्द है मन है कामना, मन है कामना, ये एक शब्द है, ध्यान रखना है संधि युक्त पद है, संधि युक्त पद है, विग्रह किए हुए नहीं है। इसमें विसर्ग जो है एज इट इज पाया जाता है, अगले शब्द में अपने को विसर्ग वैसा का वैसा देखने को मिलता है। एक शब्द है पयः पान, पयः पान के अलावा अपने को कौन सा देखने को मिलेगा, अंतःकरण, अंतःकरण। मन से किसी चीज को जब स्वीकार करते हैं तो उसके लिए शब्द आता है अंतःकरण, यानी हमने उसको अंतरतम से स्वीकार किया हो, अंतःकरण से किसी बात को स्वीकृति दी जाती है, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। फिर है प्रातः काल, ये कुछ शब्द हैं जिनके उदाहरणों से हम समझेंगे। अब देखिए उत्तर वर्ण के रूप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, प क प क पर क, यानी प फ क या ख उत्तर वर्ण के रूप में रहते हैं। तो पूर्व वर्ण में जो अ या आ के साथ विसर्ग लगा है वो विसर्ग अपने स्थान पर वैसा का वैसा रह जाएगा। देखिए अब अधः पतन, इसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे, अधः पतन। अब इसकी जगह पे अशुद्ध शब्द कौन सा आता है शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि में तो वो आता है अधोपतन, जो कि पूर्णतया गलत है, क्योंकि संधि की शर्तों के हिसाब से यहाँ पे विसर्ग का ओ हो ही नहीं रहा है, उत्व संधि हो ही नहीं रही है, विसर्ग एज इट इज वैसा का वैसा वापस प्रयोग हो रहा है। यही बात मनोकामना पे लागू होती है कि मनोकामना जो शब्द काम में लिया जाता है हमारे द्वारा वो अशुद्ध है। हम जनरल लाइफ में कहते हैं मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, इत्यादि मामलों में ये गलत हो जाता है, सही नहीं, ध्यान रखना। चलिए इनमें से बाकी के कुछ के विग्रह में करके दिखाता हूँ आपको। पयः पान, और जो प्रातः काल है उसका देखिए आप प्रातः और काल, बाकी इनका तो विग्रह क्या ही करना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है उन पर आप फोकस करते रहें, और बाकी के कई उदाहरण हैं जो आप अपनी किताब से भी इन पर देखें। अब साथियों इस नियम के अंतर्गत एक बड़ा विकार, ये अपवाद निकल कर आता है या फिर उसको ही खुद अलग से नियम बना लो तो भी काम चलता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये विसर्ग जो है विसर्ग ना रहकर इसकी जगह पर तालव्य सकार हो जाता है। वो कौन कौन से विशेष उदाहरण है उनको आप अति विशिष्ट मानते हुए इसके अंदर पढ़ें। ये जो आपने अभी अभी उदाहरण देखे इनकी परीक्षा में जितने पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उससे कहीं अधिक अब जो अपवाद स्वरूप आप देखेंगे उन शब्दों की इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे शब्द है नमस्कार, इसका विग्रह करके देखिए इस प्रकार होगा नमः और कार। अब ट्राई कीजिए क्या इस पे लागू होता है नियम, तो बिल्कुल लागू होता है। देखिए पूर्व वर्ण अ या आ में से है तो अ है, उसके साथ विसर्ग है तो बिल्कुल विसर्ग है, उत्तर वर्ण क ख प प में से कोई है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क है। अब अगर इस नियम को इस पर लागू करो तो होना क्या चाहिए, नमः कार, ऐसा ही होना चाहिए इस प्रकार से, नमः कार, नमः कार, ये नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है और होगा क्या, नमस्कार। अतः हम इसको क्या मानेंगे, इस नियम के अंतर्गत हम एक अपवाद के रूप में इनको पढ़ सकते हैं
और अगर कोई साथी विशेष इसको अगर अलग नियम बनाकर भी पढ़ाता है तब भी ये कोई पाप नहीं है, उससे भी हमारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, प्रश्नों तक हम पकड़ बना सकते हैं। इसके जैसा ही एक उदाहरण है पुरस्कार, नमस्कार, पुरस्कार। एक शब्द है श्रेयस्कर, कोई ऐसा कार्य जो किसी को श्रेय दिला सके, प्रसिद्धि दिला सके, क्रेडिट दिला सके, ऐसे कार्य को कहते हैं श्रेयस्कर कार्य। तो श्रेयस्कर भी इसके अंतर्गत रह सकता है। एक अलावा इसके शब्द रह सकता है भास्कर, और एक रह सकता है वनस्पति। भा का मतलब होता है कांति, भा का मतलब होता है चमक, भा का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश को करने वाला भास्कर अर्थात सूर्य शब्द होता है। अब पुरस्कार में किस प्रकार संधि होगी, पुरस्कार। अब इसमें ये जो विसर्ग है वो किस में जा रहा है, तो उत्तर में देख लीजिए आप, विसर्ग जो है प्रत्येक जगह पर किस में जा रहा है, तालव्य जो दंतीय सकार में जा रहा है। विसर्ग किस में चला जाएगा, इस सब में चला जाएगा। ये जो नियम है उसमें फर्क है कि अ या आ के साथ विसर्ग रहेगा तो क्या होगा, और अ या आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ अगर विसर्ग रहेगा, उत्तर वर्ण क ख प प रहेगा तो उसमें क्या होगा। अब नियम को आप भूलकर एक बार इधर देखिए कि आपको पता है शुद्ध रूप से शब्द ये ऐसे ही होते हैं। एक शब्द जैसे आप लिखिए बृहस्पति, बृहस्पति, तो इसका विग्रह किस प्रकार होगा, ब्रह और पति। शब्द हमको ये देखने को मिलता है। हमारा काम फिर भी यहाँ पर भी नियमों से नहीं होकर उदाहरणों से, अधिक से अधिक उदाहरणों तक हम जा सकें, उतना हमारा संधि का टॉपिक जो है बेहतर होगा। देखिए नियमों की अगर गिनती करेंगे तो करीब 20 के आसपास व्यंजन संधि के नियम और 10 के आसपास विसर्ग संधि के नियम। अगर व्याकरण के टॉपिक में हम संधि में भी 30 नियम याद रखेंगे तो हो गया हमारा हिंदी पर पकड़, और हमने कर ली हिंदी व्याकरण को पूरा कब्जे में। ऐसा नहीं हो सकता, इतने नियम हम रट नहीं सकते, ना याद रख सकते हैं। इसके लिए हमारा अधिक से अधिक उदाहरणों का विग्रह करके और विग्रह युक्त विग्रह किए हुआ का संधि बनाकर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी संधि का टॉपिक जो है क्लियर होगा। अब इनका आप विग्रह करके देखिए, श्रेयस्कर से क्या बनता है, भास्कर से क्या बनता है, वनस्पति से क्या बनता है, वन है पति से बनेगा वनस्पति। ठीक है, इसके साथ हमारा ये नियम पूरा होता है, कुछ अपवाद और कुछ उदाहरणों के साथ। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि पूर्व में हम ठीक वैसे ही नियम जो अभी दो नियम एक साथ पढ़े हैं, जिनके बीच में कुछ समानताएं थी और एकदम एक दूसरे के विपरीत भी थे, ऐसे ही समानता वाले दो नियम हम भी लगातार पढ़ेंगे। और नियम क्या है, नियम से पूर्व हम चलेंगे उदाहरण पर कि इसके उदाहरण हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है, काम का नियम है, जिसके शब्द अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशीर्वाद, कौन नहीं देखा इस शब्द को, बार बार परीक्षा में पूछा हुआ कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है, आशीर्वाद की सही संधि कौन सी है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। एक है निर्धन, निर्धन के अलावा देखो निर्जन हो सकता है, निर्धन की तरह निर्जन हो सकता है, निर्बल हो सकता है, वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक शब्द आता है दुर्दशा, शब्द आता है आयुर्वेद, शब्द आता है निर्विवाद, और शब्द आता है निरपराध, निरपराध। देखिए एक तो ये शब्द और ये शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बनावट बहुत विशिष्ट है। निरपराध गत्य विरोध की तरह है, हमने यण संधि के अंतर्गत पढ़ा था गत्य विरोध, गत्यावरोध न होकर गत्य विरोध होता है, वैसे ही निरपराधी न होकर निरपराध होता है। अपराधी के लिए अपराधी कहते हैं और जो अपराध से मुक्त होता है उसके लिए निरपराध शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनकी संधि से पूर्व की इसके नियम निकल कर क्या आता है, तो इसका विग्रह करके देखिए आप, आशी और वात। ठीक है, निर्धन में क्या निकल कर आता है, तो निह के साथ धन। अब इसके नियम पर चलिए। पूर्व वर्ण अ या आ के अलावा स्वर, पूर्व वर्ण क्या है, अ या आ के अलावा स्वर, अलावा स्वर के साथ क्या रहे, विसर्ग रहे। और उत्तर वर्ण क्या रहे, तो उत्तर वर्ण में यहाँ पे एक बड़ा सा उत्तर वर्णों का समूह रहता है, एक बहुत सारे शब्द जो है एक साथ रहते हैं। अब इनमें से उत्तर वर्ण के रूप में या तो अ स्वर हो सकता है, या वर्गीय व्यंजनों, पांचों वर्गीय व्यंजन है उसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा रह सकता है। ठीक है, और इनके अलावा क्या रहेगा, तो य र ल व ह रह सकता है, य र ल व और ह। अगर इनमें से कोई भी एक देखने को अपन को मिलता है तो उस पर ये संधि का नियम लागू होता है। अब इन उदाहरणों पर देखिए कि क्या नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ इसलिए देखना होता है ताकि नियम के हिसाब से उदाहरण सही है या नहीं, फिर उदाहरण सही है तो फिर रटना, समझना, स्ट्रक्चर को समझना उदाहरणों का ही
नियमों से हमारा पार नहीं होगा, नियम कितने याद कर लेंगे, नियमों से नहीं हो पाएगा। अब दुर्दशा क्या है, दुर्दशा का शब्द क्या बनता है, तो दुर्दशा। विग्रह बनता है, आयुर्वेद का क्या बन सकता है, तो आयु और वेद बनता है। प्रत्येक जगह पर जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब निर्विवाद, निह है और विवाद है। बात ये रह गई अब कि प्रत्येक जगह पे अपन नियम को अप्लाई करके देख रहे हैं कि पूर्व वर्ण अ या आ के अलावा स्वर है हर जगह पे, और उत्तर वर्ण में क्या है, व है, यहाँ से आया है। ध जो है चौथे वर्ण के रूप में यहाँ से आया है, द तीसरे वर्ण के रूप में आया, व यहाँ से आया है, और वो फिर यहाँ से आया। मतलब उत्तर वर्ण नियम के एकदम हिसाब से, और पूर्व वर्ण भी नियम के हिसाब से। अब मतलब संधि बढ़ा देने के बाद, संधि उत्पत्ति बना देने के बाद विकार क्या देखने को मिलेगा, वो आप इधर से देखिए कि आशी के बाद वाद मिला तो नया शब्द क्या जुड़ा, र। विसर्ग के जगह पर क्या हो गया, र। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने एक पहले देख लिया है कि र कैसे बनता है, या र का लोप होकर कैसे बनता है। ये संधि जो है इसको संस्कृत के अंतर्गत रुत्व कहा जाता है, हिंदी में हम इसको एक नियम की तरह पढ़ते हैं, जिसमें र का अपने को विसर्ग के स्थान पर र का आदेश देखने को मिलता है। चलो, इनके अलावा भी आप कई सारे इसके उदाहरण देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है और इस नियम पर आपकी पकड़ बन सकती है कि विसर्ग की किस स्थिति में र के रूप में देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, प्रत्येक संधियों में, जिस भी संधि में जहां कर भी हमें अगर अपवाद कहीं पर देखने को मिलते हैं, तो अपवादों पर हमें थोड़ा फोकस करना होता है, और उसमें भी सिर्फ बात का इसका ध्यान रखना है कि अपवाद में कौन कौन से विशेष शब्द आ रहे हैं, उनका जो है संधि किस प्रकार से होगी और विग्रह किस प्रकार से होगा। इस नियम के भी कुछ विशिष्ट अपवाद हैं, और उन अपवाद के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, एक शब्द ध्यान रखना है, केवल पुनः। इस नियम के अंदर पुनः जो है उसको ध्यान रखना है, और पुनः के बाद किसी भी प्रकार का कोई शब्द, जैसे ले लो अवलोकन, पुनः अवलोकन, तो अब इसमें संधि युक्त शब्द का इसका क्या बनेगा, पुनर्वलोकन। आप सब कुछ भूल कर केवल इस शब्द के बनावट पर ध्यान दीजिए कि विग्रह किस प्रकार हो रहा है, संधि किस प्रकार हो रही है, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। एक शब्द है हमारे सामने पुनः, पुनः निरीक्षण, या फिर कह सकते हैं पुनः ईक्षण, पुनरीक्षण, पुनः ईक्षण, पुनरीक्षण। इसके अलावा शब्द रह सकता है पुनरुद्धार या फिर पुनर्निवेश, ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका पूर्व पद जो है पुनः। अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी र बनेगा, और उत्तर वर्ण अ है, इसमें भी ये काम आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले नियम पर। इसमें अ या आ के अलावा स्वर की बात थी, अब इसमें हम परिवर्तन क्या करेंगे अगले नियम में, तो उसके लिए आपको पहले इसके उदाहरण देखने होंगे, कौन कौन से उदाहरण इस पर ढंग से अप्लाई होते हैं। अब अ या आ के साथ, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अ या आ के सात विसर्ग रहे, सात विसर्ग रहे और उत्तर वर्ण सेम के सेम ये रहे, तब विसर्ग का क्या होगा, तब विसर्ग किस में बदलेगा। ये नियम भी र वाले की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी उदाहरण बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनके उदाहरण देखिए, जैसे मनोनुकूल, एक उदाहरण है इसका सरोज, एक शब्द है सरोवर, एक शब्द है सरोरुह, सरोरुह। एक शब्द होता है युग्म शब्द के अंतर्गत पूछा जाता है शिरोरुह, शिरोरुह, और एक होता है सरोरुह। इन दोनों में परिवर्तन है। इसका अर्थ होता है बाल, और इसका मतलब होता है सरोरुह का मतलब कला, कमल जो होता है लोटस, वो है सरोवर की रूह, और सिर का जो रूह है वो होता है बाल। बालों के पर्यायवाची शब्दों की वीडियो में हमने इस पर जो है विश्लेषण कर रखा है, जिसको आप वहां पर पाएंगे। इसके अलावा इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं, बहुत जगत प्रसिद्ध उदाहरण है, यशो गाता, यशोगान, तपोबल, मनोहर, ऐसे यशोदा, कई सारे उदाहरण हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं। मनोहर, मनोहर है, और कौन से हो सकते हैं, तो सरोरु के अलावा शिरोमणि हो सकता है एक उदाहरण, आप देखिए शिरोमणि। ये उदाहरण इतने जनरली, इतनी आसानी से हमारे सामने बार बार घूम जाते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, इतनी बार हमने इनको संधियों के अंदर देखा होगा, चाहे तो परीक्षाओं में देखा हो, चाहे प्रैक्टिस में देखा हो, या फिर किसी अन्य कक्षा में पढ़ते टाइम आपने इनको देखा हो। ये बार बार हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो इनकी बुनियादी समझ क्या है कि अ या आ के स्वयं के साथ विसर्ग रहे, और उत्तर वर्ण के रूप में या तो अ रहे, या वर्गीय व्यंजनों में से तीसरा, चौथा या पांचवा रहे, चाहे किसी भी वर्ग का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर यर लव ह में से कोई भी एक रह जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब विसर्ग किस में चला जाता है,
तो विसर्ग यहाँ पर देख के पता करते हैं विसर्ग यहाँ पे किस में गया है, मन और अनुकूल। जो बात मन के अनुकूल होती है उसके लिए मनोनुकूल शब्द होता है। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग किस में गया है, ओ में गया है। यहाँ पे विसर्ग किस में बदला है, ओ। वैसे इन सभी निम्नलिखित हालातों में जो विसर्ग है वो ओ में ही जाएगा। जैसे मैं कुछ और उदाहरण करके दिखाता हूँ आपको। यशः गान, यशो गान, तपः बल तपोबल, तपः धन तपोधन, मनः हर मनोहर। इसमें प्रत्येक जैसे उत्व वाले उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें विसर्ग ओ में बदलता है। ठीक है, ये इसके बहुत खास उदाहरण है। इसके अलावा ओ के इसमें आपके ज्यादा उदाहरण देखने को मिलेगा। इस पर मैं 2 तारे लगा देता हूँ। इसके जो उदाहरण होते हैं उन पर आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ये परीक्षा में पूछे जाने लायक सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा आपको याद भी होगा, अगर किसी ने इस प्रकार हिंदी की परीक्षाएं दी है तो आप ये पूछे गए। ठीक है, तो जो छूटे हैं विग्रह करना है उनका आप विग्रह करेंगे और इसको और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके मैं थोड़े अपवादों की बात कर देता हूँ। यहाँ कौन कौन से अपवाद देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अपवाद के रूप में पूर्व वर्ण रहता है अंत है। जैसे पिछले में हमने देखा था कि अपवाद स्वरूप पूर्व वर्ण अपने को पुनः देखने को मिलेगा, वैसे यहाँ पे अंत्य देखने को मिलेगा अपवाद में। और अंत्य के बाद कौन से शब्द रह सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं। जैसे अंत्य के बाद मान लो धान लिख दिया तो क्या बनता है, अंतर धान। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये शब्द महत्वपूर्ण है कि अंतर ध्यान होता है कि अंतर ध्यान होता है। तो शब्द शुद्ध क्या होता है, अंतर ध्यान होता है। ठीक है, अंतर ध्यान होता है, ध्यान नहीं होता है। एक शब्द आता है अंत है गत। अब नियम को अप्लाई करके देखो आप, विसर्ग लगाना भूल गए कि त जो है ना पूर्व वर्ण अ है, अ के साथ विसर्ग है, उत्तर वर्ण किसी वर्ग का चौथा है। अ के साथ विसर्ग है, उत्तर वर्ण क वर्ग का तीसरा है। मतलब नियम अप्लाई हो रहा है लेकिन परिणाम जो है ओ के रूप में ना आकर र के रूप में आ रहा है। मतलब ये संधि का, इस नियम का जो है अपवाद है। अब अंतर्गत का संधि युक्त पद क्या बनेगा, तो बनेगा अंतर्गत, अंतर्गत। इसके अलावा इसका एक उदाहरण होता है अंतर्मुख, अंतर्मुख। अब इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पूर्व वर्ण अंत है और उत्तर वर्ण अगर इस नियम को फॉलो करता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक जगह पर आपको अपवाद ही देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के शब्द अंतर्गत भी शब्द शुद्धि के अंदर आने वाले शब्दों में से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हुए पर आप थोड़ी अपनी नजर रखें। इस प्रकार हमारा ये नियम पूरा होता है। अब अगला जो नियम है वो किस प्रकार है, देखिए इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग अपने स्थान से चला जाएगा, विसर्ग हटेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। देखिए ऐसे 2 नियम है, एक में विसर्ग अपनी जगह पर रहता है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और अब ये नियम पढ़ेंगे हम नया जिसमें विसर्ग बीच में से हट जाता है। अब वो कौन कौन सी स्थिति में हटता है तो इसकी उदाहरण आप देखिए। अत एव, इसके ऐसा हमने दीर्घ संधि में एक उदाहरण पढ़ा था अतएव। याद होगा आपको कि अत और एव जब लिखते हैं तो विसर्ग वृद्धि संधि में ये उदाहरण आपको देखने को मिलता है। अत के साथ एव लिखने से वृद्धि संधि का ये उदाहरण मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है। अलग कैसे है वो हम विग्रह में समझेंगे इसको। देखो एक उदाहरण और है पयः आदि, एक उदाहरण है मनः उच्छेद, मन का उच्छेद हो जाना, मन का उच्छेद जाना, उसके लिए मनच्छेद शब्द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है शब्द तप उत्तम, तप। अब इनका विसर्ग विग्रह करके देखेंगे तो इस प्रकार के होगा अतः एव, अतः और एव, पयः आदि, पयः और आदि। अब इसमें नियम क्या बनता है कि पूर्व वर्ण जो होता है वो अ है, अ के साथ विसर्ग है, और उत्तर वर्ण जो है अ के अलावा कोई स्वर है। उत्तर वर्ण क्या रहे, अ के अलावा स्वर। अब अ के अलावा स्वर क्यों, क्योंकि पूर्व वर्ण अ है, अ के साथ विसर्ग है, उत्तर वर्ण अगर अ है तो ऐसी स्थिति में हमने थोड़ी देर पहले देखा था नियम अप्लाई हो रहा था कि या तो उत्तर वर्ण अ रहे, या तीसरा चौथा पांचवा रहे, या यर अलावा ह रहे। ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है किसमें बदल रहा था, ओ में। अगर ये रहे, यहाँ पर ये मामला रहे कि अ के साथ विसर्ग हो, उत्तर वर्ण अ के अलावा कोई स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है ना, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, ये विकार अपने को देखने को मिलेगा। इसके साथ ये नियम अपना पूरा होता है, और आशा करते हैं हमने करीब 8 या 9 नियम जो विसर्ग संधि के पढ़े हैं उसमें नियम की समझ आपको अच्छे से हुई है। आप जितने ज्यादा उदाहरण देख सकते हैं उतने उदाहरणों पर आप अपना ध्यान रखेंगे।
साथियों, प्रयास ये किया गया है कि संधि का कोई भी नियम, कोई भी महत्वपूर्ण उदाहरण मेरे से छूटे नहीं, मैं प्रत्येक उदाहरण आपके सामने रख सकूं। लेकिन फिर भी अगर संधि के तमाम प्रयासों में अगर कुछ उदाहरण पीछे छूट गए, तो मैं एक अच्छी हिदायत आपको देता हूँ। मैंने जो बुक आपको सजेस्ट की थी, एक बार उसमें आप अपने स्तर पर उदाहरणों को अच्छे से देखेंगे और उनका विश्लेषण करते हुए संधि को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आज अपनी इस संधि की अंतिम कक्षा के साथ मैं इस प्रकरण को अपनी तरफ से पूरा करता हूँ। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में नए प्रकरण के साथ। साथियों, बीच बीच में मैं छोटे शब्द भंडार की वीडियो डालता रहता हूँ। जैसे कभी पर्यायवाची का वीडियो मिले, कभी युग्म शब्द का मिले, उसमें दिए गए जो शब्द होते हैं वो पूरी तरह से या तो किसी पेपर में पूछे गए, वहां से विश्लेषित करके मैंने निकाला है, या फिर तमाम उदाहरणों के बीच में से छांट छांट कर मैं उदाहरण आपको बोर्ड पर समझा कर क्लास में बताता हूँ। अब उससे क्या है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिन सवालों की रहती है, जिनमें अधिक कंफ्यूजन रहता है, ऐसे शब्द आपके सामने अगर क्लियर हो जाए तो परीक्षा में वहां से आपके सीधे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम।